वो जो आरएसएस के सबसे बड़े नेता का बेटा था, मगर उसने राजनीति जिंदगी भर कांग्रेस की थी। वो जो इतना ताकतवर था कि उसका नाम सुन लेने भर से देश के बड़े से बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री के गले की घिघी बन जाती थी, और मुख्यमंत्रियों को तो वो अपने घर पर बंधवा कर तब तलक पिटवाता था जब तक उनके बदन के कपड़े न फट जाएं। और अय्याश तबीयत तो वो इतना था कि जब वो ताकत में था तब बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी अदाकाराओं का दिल बैठ जाया करता था उसका नाम लेने भर से। और जब मैं इन किस्सों की बातें कर रहा हूं ना, तब यकीन मानिए ये किताबें हैं मेरे पास। तवलीन सिंह की दरबार, रशिद किदवई साहब की 24 अकबर रोड, विनोद मेहता की लखनऊ बॉय, और ढेरों ऐसे सत्रों की जानकारियां जिन सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर मैं आपको आज के इस सत्र में इन तमाम किस्सों की एक एक जानकारियां पूरे मुकम्मल ढंग से देने वाला हूं। बस आप सीट बेल्ट बांध कर बैठे रहिए एक कमाल की, ना भूल सकने वाली सियासी यात्रा पर चलने के लिए। मगर उस यात्रा पर आपको ले चलूं इससे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा 11 जनवरी बरस 1966 की तड़के सुबह मध्य भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा के बेडरूम के भीतर, जहां डीपी के बेड के बगल में रखे हुए टेलीफोन की घंटी सुबह करीब 5:30 बजे तड़के घनघनाती है। नींद में ऊँघते हुए डीपी टेलीफोन का रिसीवर हाथ में हेलो करते हैं। सामने से एक लड़की की आवाज आती है, लिसन डीपी केयरफुली, शास्त्री इज डेड, रीच दिल्ली एज सून। ये इंदिरा गांधी की आवाज थी, जो शास्त्री की मौत के बाद शास्त्री की लाश हिंदुस्तान पहुंचने से पहले देश की गद्दी अपनी खातिर सुरक्षित करने के लिए डीपी को तत्कालीन मोर्चा संभालने के लिए दिल्ली बुला रही थी। जाहिराना तौर से इतने आपात निर्देश पर डीपी तत्काल भागे भागे पहुंचते हैं दिल्ली, और इसके बाद तारीख गवाह है। शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा अगर हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाई थी तो उसमें के कामराज के बाद अगर किसी नेता की सबसे बड़ी भूमिका थी तो उसका नाम था द्वारका प्रसाद मिश्रा। यही वजह थी कि जब 24 जनवरी 1966 के रोज इंदिरा गांधी ने पहली दफा देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा ने स्पष्ट रूप से डीपी से पूछा, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा है जिसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है? हो तो बता दीजिए। डीपी के जहन में तत्काल कौन था? उनके पुराने दोस्त रविशंकर का नाम। वो रविशंकर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वो रविशंकर जो मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री थे, वो रविशंकर जिनके समर्थकों ने तब मध्य भारत में लगातार पांव पसार रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जवाब देने के लिए एक संगठन रविशंकर सेवक संघ यानी आरएसएस की ही स्थापना की थी। वो रविशंकर जिन्होंने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से अदावत मोल लेकर भी गाढ़े बखत में डीपी की इतनी मदद की थी कि डीपी उस मदद का एहसान ता जिंदगी मानते रहे। और यही वजह थी कि जब उस रोज इंदिरा ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने मंत्रिमंडल को लेकर डीपी से सलाह मांगी, तो डीपी ने तत्काल अपने उन्हीं पुराने मित्र रविशंकर के सुपुत्र उन विद्या भैया का नाम मंत्रिमंडल के लिए आगे कर दिया, जो विद्या भैया यूं तो बरस 1957 यानी देश की दूसरी लोकसभा से ही महासमुंद लोकसभा सीट से चुनकर अपने संसदीय सफरनामे पर आगे बढ़ रहे थे, मगर गांधी परिवार के साथ उनकी करीबी छोड़ दीजिए, उनकी नाम मात्र की जान पहचान दुआ बंदगी भी नहीं थी। ये डीपी थे जिन्होंने पहली दफा विद्या भैया का परिचय गांधी परिवार यानी संजय गांधी और इंदिरा गांधी से करवाया था। मगर तब डीपी को कहां इल्हाम था कि जिन विद्या भैया को वो अपनी तर्जनी का सहारा देकर गांधी परिवार के करीब ला रहे हैं, वो विद्या भैया जल्द ही उन्हीं का कान काट कर गांधी परिवार और विशेष रूप से संजय गांधी के इतने करीब हो जाएंगे कि गांधी परिवार में बैठे हुए संजय और इंदिरा उन्हीं का पत्ता काट उन्हें अपनी कोठरी से बाहर कर उनकी जगह विद्या भैया को दे देंगे। माने यकीन मानिए, ये संजय और इंदिरा की विद्या भैया के द्वारा की गई अनन्य भक्ति का ही पुण्य प्रतिफल था कि जो आपातकाल हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए काला अध्याय बना, उसी आपातकाल के बरस हमारे विद्या भैया की जिंदगी के स्वर्णिम बरस साबित हुए। क्योंकि तारीख गवाह है, अगर आपातकाल के दिनों में संजय गांधी और इंदिरा गांधी के बाद हिंदुस्तान में कोई नेता सबसे ज्यादा ताकतवर था तो वो हमारे विद्या भैया ही थे।
वो बात और है कि साहब ने हासिल हुई इस बेशुमार ताकत का बेजा इस्तेमाल किसी नेता की तरह नहीं, डॉन की तरह किया था। एक ऐसा डॉन जिसके शब्दकोश में क्षमा यानी माफी जैसा कोई अल्फाज नहीं होता है। अगर उसकी बात मानी तो पारितोषिक, नहीं मानी तो सजा, फिर चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस जैसा देश का मानव समाचार पत्र हो, जिसने जब विद्या के इशारे पर इंदिरा और संजय की चरण वंदना करने से इनकार किया तो विद्या भैया ने उसके दफ्तर की बिजली ही कटवा डाली, भल भी से इसके लिए उन्हें इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर के सामने वाले चौराहे पर लगे हुए ट्रांसफार्मर से एक ट्रक ही क्यों ना भिड़वानी पड़ गई हो। फिर चाहे वो चंद्रशेखर सरीखे युवा तुर्क कहे जाने वाले तेज तर्रार नेता हों, जिन्होंने जब विद्या भैया के इशारे पर संजय और इंदिरा की ज्यादतियों के हक में आवाज बुलंद नहीं की, तो कांग्रेस में रहने के बावजूद विद्या भैया के इशारे पर उनकी न सिर्फ गिरफ्तारी की गई बल्कि काल कोठरी के भीतर कैद कर उन्हें कठोरतम यातनाएं भी दी गईं। फिर चाहे वो भारतीय सिने संसार के अमर पार्श्वगायक किशोर दा हों, जिन्होंने जब विद्या भैया के इशारे पर संजय और इंदिरा की भक्ति के भजन नहीं गए तो साहब ने उनके गीतों पर ही देशव्यापी प्रतिबंध लगवा डाला। और कमाल की बात यह है कि जब अपनी बेशुमार ताकत के मद में चूर विद्या भैया के इन शोषणों की खबरें इंदिरा तक पहुंचती थीं, तब इंदिरा यह कहकर उन खबरों को अनसुना कर देती थी कि उन्हें विद्या पर पूरा भरोसा है, वो जो कर रहा है उनके हित में ही होगा। मगर यकीन मानिए, विद्या पर किया गया इंदिरा का यह अंधा भरोसा तार तार होकर बिखरा तब जब 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा की पराजय हुई। चूंकि जो ही हार ने इंदिरा के दर पर अपनी पहली दस्तक दी, इंदिरा का साथ छोड़कर भागने वालों में सबसे पहला नाम इन्हीं विद्या भैया का था, जो विद्या भैया कभी इंदिरा की दी हुई ताकत के मद में चूर हो इंदिरा के नाम का बिल्ला चस्पा किए हुए देश भर में इतराते नहीं थकते थे। वो विद्या भैया इंदिरा के दर से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। यकीन मानिए, उस वक्त संजय और इंदिरा को यकीन तलक नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक ऐसे इंसान पर इतना भरोसा कैसे कर लिया जिसके दिल में उनके लिए इतनी सी भी वफा नहीं थी। मगर जो अनुभवी नेता होते हैं वो गलती एक दफा करते हैं, दोबारा नहीं। यही वजह थी कि जब वक्त ने अपना कांटा बदला और संजय के खड़े किए गए चक्रवात के बूते इंदिरा ने दोबारा 1980 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की। और इंदिरा के सत्तारूढ़ होने के बाद जैसे ही इंदिरा के दरबार की ड्योढ़ी पर विद्या भैया ने दोबारा आमद की, तत्काल इंदिरा ने विद्या भैया के मुंह पर अपने कपाट बंद कर लिए कि वो ऐसे इंसान को कभी अपनी पार्टी और अपने दिल में जगह नहीं दे सकती हैं जिनके दिल में उनके लिए इतनी सी भी वफा नहीं हो। मगर हमारे इंदिरा गांधी जी के परम प्रिय सुपुत्र राजीव गांधी जी का क्या किया जाए, जिन्होंने कसदही कर रखी थी कि वो अपनी मम्मी की सिखाई एक भी सियासी सलाह मानेंगे ही नहीं। इंदिरा ने कहा था अमिताभ को राजनीति में ना लाना, जनाब अमिताभ को राजनीति में लेकर चले आए। इंदिरा ने कहा था माधवराव सिंधिया पर भरोसा मत करना, साहब माधवराव सिंधिया को जबरदस्ती अपनी तर्जनी का इशारा देकर घेंच लाए राजनीति में। और इंदिरा ने जिन विद्या भैया को अपनी कोठरी से बाहर निकाला था, उन विद्या भैया का पुनः उद्धार कर राजीव जी ने उन्हें दोबारा अपनी सत्ता के केंद्र में न सिर्फ जगह दी बल्कि लगभग उतनी ही ताकत दे दी जितनी ताकत कभी उनके भ्राता संजय गांधी जी ने विद्या भैया को सुपुर्द की थी। और फिर हुआ वही जिसका डर संजय और इंदिरा को था। जैसे ही बरस 1986 आते आते बोफोर्स तोप घोटाले का जिन्न आहिस्ता आहिस्ता राजीव के सर पर तांडव करने लगा, तत्काल विद्या भैया ने राजीव से कन्नी नहीं काटी इस दफा, बल्कि बाकायदा राजीव की जड़ें खोद उनमें लीटरों मट्ठा डालने लग गई। माने जिस वक्त देश के विपक्ष के जहन में भी कहीं से राजीव के इस्तीफे का सवाल नहीं पैदा हुआ था, उस वक्त ये जनाब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिलकर उन्हें राजीव गांधी की सरकार बर्खास्त करने की सलाह दे रहे थे। यकीन मानिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख लीजिए। केसी सिंह साहब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के उप सचिव हुआ करते थे। उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह पर एक किताब लिखी है, उस किताब में बाकायदा उन्होंने इस वाकये का जिक्र किया है।
हमारे परम प्रिय विद्या भैया का नाम ले लेकर बार बार लिखा है कि ये विद्या भैया थे जो बार बार ज्ञानी जैल सिंह को ये सलाह दे रहे थे, उकसा रहे थे कि वो राजीव गांधी की सरकार बर्खास्त करे। और जाहिराना तौर से ज्ञानी जैल सिंह थोड़ा थोड़ा उनकी बात से कन्विंस होने भी लगे थे। यही वजह थी कि एक दौर आ गया था जब देश के सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री होने के बावजूद राजीव की पेशानी पर बल पड़ने लगे थे कि कहीं विद्या भैया के चलते उनकी सरकार ना खतरे में आ जाए। मगर वो तो ज्ञानी जैल सिंह ने थोड़ा संयम से काम लिया, उन्होंने राजीव की सरकार बर्खास्त नहीं की। मगर विद्या भैया इससे हार मानने वाले नहीं थे। जब ज्ञानी जैल सिंह ने उनकी बात नहीं मानी तो साहब सीधा राजीव के खिलाफ खड़े होने वाले उस वक्त राजीव के सबसे बड़े सियासी शत्रु विश्वनाथ प्रताप सिंह के पाले में जाकर खड़े हो गए। ये विद्या भैया ही थे जिन्होंने विश्वनाथ को राजीव के खिलाफ अपना एक अलग गठबंधन दल जनता दल बनाने का आइडिया सुझाया था। और इसकी स्थापना में भी इन जनाब ने इतनी अहम भूमिका निभाई थी कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाई 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के गठबंधन के सहारे, तो उन्होंने अपनी सरकार में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जिम्मा सौंपा। क्योंकि विश्वनाथ भी शायद भूल गए थे ना कि जो संजय, इंदिरा और राजीव की वफाओं का ढंग से सिला ना दे सका, वो उनके लिए क्या ही वफादारी दिखाएगा। यही वजह थी कि जैसे ही महज 11 महीनों के भीतर भीतर सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या तक जाने वाली अपनी यात्राओं के भीतर समस्तीपुर से आडवाणी की गिरफ्तारी हुई और भारतीय जनता पार्टी ने वीपी की सरकार से अपना इस्तीफा दिया, तत्काल इन जनाब ने भी वीपी की सरकार से पल्ला झाड़ते हुए वीपी से किनारा कस लिया। और जैसे ही इन्हें यह भनक लगी कि कांग्रेस के बैकडोर के समर्थन के सहारे चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तत्काल साहब ने अभी चंद महीनों पहले जिस चंद्रशेखर को कोस कोस कर वीपी की प्रधानमंत्री पद की ताजपोशी की वकालत की थी, उसी चंद्रशेखर के पाले में जाकर खड़े हो गए। अच्छा, तब तक इन जनाब की दिल्ली में लॉबी बड़ी हो चुकी थी, ताकतवर बहुत हो चुके थे। लिहाजा चंद्रशेखर ने भी मजबूरन ही सही, थोड़ा बहुत ना चाहने के बाद भी सही, मगर इन्हें अपने मंत्रिमंडल में न सिर्फ जगह दी बल्कि ताकतवर पोर्टफोलियो दे दिया। और इस तरह अपनी इन्हीं सियासी उठापटक के जरिए एक दफा फिर ये देश की केंद्र सरकार के भीतर अपना मंत्रालय बचाने में कामयाब हो गए। मगर किस्मत भी कमाल की चीज होती है। माने जितनी तेजी से ये जनाब अपनी वफा का पाला बदल रहे थे, उससे भी कहीं तेजी से सियासत अपनी चाल इस कदर बदल रही थी कि अभी 2 महीना भी ढंग से हुए नहीं थे चंद्रशेखर साहब को देश का प्रधानमंत्री पद संभाले कि चंद्रशेखर साहब की सरकार गिरने की भी नौबत आ गई। और इसी तरह इन जनाब के मंत्रिमंडल में देर तक बने रहने के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। मगर इसके बावजूद इन जनाब ने वक्त के साथ अपनी रेस जारी रखी। जैसे ही इन जनाब को लगा कि 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दोबारा वापसी हो सकती है, तत्काल राजीव की असामयिक मृत्यु का सहारा लेकर ये जनाब नरसिम्हा राव के जमाने वाली कांग्रेस की सदस्यता लेकर दोबारा कांग्रेस के भीतर आ गए। और मध्य भारत के सबसे दिग्गज नेता अर्जुन सिंह को लेकर राव के मन में उपजती आशंका और असहजता का सहारा लेकर अर्जुन सिंह की काट बताते बताते कब ये राव के कान हो गए, इसका राव को भी इल्हाम ना हुआ। और यही वजह थी कि चंद महीनों के भीतर भीतर राव ने भी अपना वफादार जान इन जनाब को अपनी सरकार के भीतर मंत्रिमंडल का सदस्य बना लिया। और इसके बाद इनके मंत्रिमंडल पर कोई खतरा आया भी नहीं, जब तक कि इनकी जिंदगी में उस औरत की एंट्री नहीं हो गई जिस औरत ने इतने वर्षों से बनाए जा रहे इन जनाब के तमाम सियासी तिकड़मों को एक झटके में तबाह कर इनकी समस्त सियासी संभावनाओं को पल भर में गुमनामी के उस गर्त में जा ढकेला जहां से विद्या भैया दोबारा लौटकर कभी वापस आ ही नहीं सके। उस औरत का नाम था सोनिया गांधी, जिन्होंने 1997-98 में कांग्रेस में पदार्पण करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से उन नेताओं को कांग्रेस में ऊपर लाना शुरू किया जिन पर उनके पति राजीव बेहद भरोसा करते थे या उन्होंने राजीव का बहुत साथ दिया हो, और उन नेताओं को कांग्रेस से किनारे करना शुरू किया जिन्हें या तो राजीव नापसंद करते थे या जिन्होंने राजीव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। और चूंकि विद्या भैया तो उन नेताओं में थे जिन्होंने राजीव को बर्खास्त तलक कर देने की डिमांड कर डाली थी, इसीलिए सोनिया के कांग्रेस में पदार्पण के बाद आप देखेंगे ज्यों ज्यों सोनिया का पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर जाता गया,
त्यों त्यों हमारे विद्या भैया सियासी रसातल में समाते गए। माने मुझे याद आ रहा है आखिरी दफा विद्या भैया की जो तगड़ी सियासी जोर आजमाइश थी वो बरस 2000 में नए राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई थी तभी हुई थी। क्योंकि तब विद्या भैया पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए थे कि हर कीमत पर उन्हें ही छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाए। यहां तलक कि जब आला कमान के सुझाए गए नाम पर छत्तीसगढ़ के विधायकों को सहमत करने के लिए कांग्रेस आला कमान के निर्देशों पर तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनकर छत्तीसगढ़ गए, तो वहां विद्या भैया के घर पर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ इस स्तर की हाथापाई और मारपीट हुई कि जब दिग्विजय सिंह जी मुस्कुराते हुए विद्या भैया के साथ अपनी उस मीटिंग के बाद बाहर निकले तो साहब के कुर्ते तलक फटे हुए थे। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली दफा था जब किसी मुख्यमंत्री के साथ इस कदर हाथापाई की गई थी कि सार्वजनिक स्थल पर वो बेचारा फटे कपड़ों में बाहर आ रहा था। मगर विद्या भैया की जिंदगी में कौन से ऐसे वाक्यों की कमी है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली दफा हुए हों। माने कौन सा हिंदुस्तान में आपने ऐसा नेता देखा हो जो अपने घर में बाघ पालता हो। विद्या भैया थे, 2 बाघ अपने घर में पाल के रखे हुए थे, एक का नाम था जिम, एक का नाम था कॉर्बेट। फिर कौन सा ऐसा नेता आपने देखा है जो जब मंत्री बने तो इतना ताकतवर मंत्री बन जाए कि बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे उसे अगर सलाम न ठोके तो उनका हुक्का पानी बंद हो जाए। फिर कौन सा ऐसा मंत्री आपने देखा है जो अपने ही प्रधानमंत्री की शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास चला जाए और कहे कि इसकी सरकार बर्खास्त करवा दीजिए। और फिर कौन सा ऐसा नेता आपने देखा है जिसकी मौत विद्या भैया की ऐसी मौत हुई हो। भगवान किसी को भी वैसी दर्दनाक मौत ना दे जैसी विद्या भैया की तकदीर में लिखी थी। आप सबको याद होगा 25 मई 2013 की वो मनहूस दोपहर, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में 84 बरस की उम्र में भी महासमुंद लोकसभा सीट से टिकट हासिल करने की जद्दोजहद में जुटे हुए विद्या भैया का सियासी कारवां कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ झीरम घाटी पार कर रहा था और वहां कायर नक्सलियों ने पहले से ही घात लगाकर विद्या भैया के काफिले पर जबरदस्त हमला किया। निशाना विशेष रूप से विद्या भैया की गाड़ी थी जिसके चारों टायरों को पहले निशाना बनाकर पंचर किया गया, फिर विद्या भैया के निजी सुरक्षा कर्मी की हत्या की गई और फिर नक्सलियों ने विद्या भैया के सीने में 1 नहीं 2 नहीं 3 बुलेट्स दागकर जब ये संतोष पा लिया कि विद्या भैया दम तोड़ चुके हैं तब वो वहाँ से चले गए। और इस तरह छत्तीसगढ़ के प्यारे विद्या भैया यानी विद्याचरण शुक्ला हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। और इसी के साथ अंत हुआ मध्य भारत की राजनीति में करीब 70 वर्षों से सत्ता के केंद्र में किसी न किसी तरह से बने रहे शुक्ला परिवार के उस शुक्ल युग का, जिस युग को अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो आज आपने उस युग की पहली कड़ी विद्याचरण शुक्ला की कहानी सुनी है। अभी इस परिवार के 2 और दिलचस्प शुक्ला यानी रविशंकर शुक्ला और श्यामाचरण शुक्ला की कहानियां बाकी हैं जिनको सुने बगैर आप मध्य भारत की राजनीति कभी समझ नहीं सकते हैं। और यकीन मानिए इन दोनों की दास्तानें विद्या भैया से भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं। तो अगर आपको श्यामाचरण शुक्ला और रविशंकर शुक्ला की सियासी दास्तानें भी सुननी है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। हम जल्द ही आपके लिए रविशंकर शुक्ला और श्यामाचरण शुक्ला की कहानी भी लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे ऐसे